Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of March 2024. वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो इजिप्ट अपील्स फॉर मोर एड बाय लैंड टू गाजा एज इजराइल रेडीज राफा ऑफेंसिव। तो आपको यहाँ पर गाजा स्ट्रिप की लोकेशन पता होनी चाहिए, राफा बॉर्डर कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, सनाई पेनिनसुला, ये सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसराइल को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी है ये सब कुछ पता होना चाहिए कि डिहाइफिनेशन पॉलिसी क्या होता है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इजिप्ट ने यहाँ पर ज़्यादा एड की डिमांड की है। पनामा पेपर्स, तो पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, ये पेपर्स रिलीज़ होते रहते हैं एंड इसमें ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये ट्रस्ट का, शेल फर्म्स का कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हु पेड द पार्टीज़। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी है एंड हमें अभी ये पता चल रहा है कि किसने किसको पे किया। बट बात ये है कि अभी तक यूनिक बॉन्ड नंबर नहीं पता है। तो हमें ये तो पता है कि किसने बॉन्ड्स खरीदे एंड किस पर्टिकुलर पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिले, पर हम ये नहीं बता सकते कि किसने पर्टिकुलर पार्टी को दिया है। तो यूनिक बॉन्ड नंबर अभी नहीं मिला है। तो ऐसे में जो लॉयर हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि यहाँ पर यूनिक बॉन्ड नंबर को भी रिलीज़ किया जाए। At least one veil of secrecy over political funding in India lifted days before the notification of the 2024 Lok Sabha elections, pushed and prodded by the Supreme Court, which struck down the electoral bonds scheme. तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एसबीआई से कहा था कि जो भी डेटा है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहा था कि आपको ये डेटा जो है डिस्क्लोज करना है। बट बात ये है कि एसबीआई ने अभी तक यूनिक बॉन्ड नंबर नहीं दिए हैं क्योंकि एसबीआई का ये कहना है कि उसको हमें मैच करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। कर्टेल टर्म्स ऑफ असेंबली सिंक विद लोकसभा पोल्स। तो बेसिकली आज के पूरे न्यूज़पेपर में दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली, सेकंड है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस को सपोर्ट किया गया है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मान लो कहीं सरकार गिर जाती है तो उसके बाद क्या, फिर तो वापस से ये टर्म ख़राब हो जाएंगे एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसमें इन्होंने ये सजेशन दिया है कि कहीं पर भी सरकार गिरती है तो जो रिमाइंडर टर्म है, मान लो 3 साल के बाद सरकार गिर गई, तो जो इलेक्शंस होने चाहिए वो सिर्फ 2 साल के लिए होने चाहिए, जिसकी वजह से जो सिंक है असेंबली के इलेक्शंस में एंड लोकसभा के इलेक्शंस में बना रहे। To set in motion the process of simultaneous elections, the High-Level Committee on One Nation, One Election, chaired by former President Ramnath Kovind, has recommended that the term of the state assemblies elected after the first sitting of a newly elected Lok Sabha be curtailed till the elections to the next Lok Sabha. आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर कार ले गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो इन सबको हम स्किप कर रहे हैं। बीजेपी ने कितने बॉन्ड्स इन कैश कराए थे 2019 से पहले? तो 1700 करोड़ इन कैश कराया था और 202 करोड़ इस साल में करा चुके हैं। ये सब कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा मेंस में GS2 में वो ये आएगा कि जो इलेक्टोरल फंडिंग है उसके लिए आप क्या सजेशंस देते हो या इलेक्टोरल फंडिंग को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएं। तो क्वेश्चन यही आएगा आपको सबसे पहले इलेक्टोरल फंडिंग की डेफिनेशन बता देनी कि आप इलेक्टोरल फंडिंग से क्या समझते हो। जो कमिटीज़ बनी है आज तक, फॉर एग्जांपल इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जिसने ये कहा था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए, तो ये सब कुछ आपको पढ़कर जाना है। ये सिर्फ एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उससे ज़्यादा मेंस में ये यूज़ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। नो गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ पर इलेक्टोरल फंडिंग की ही बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है एंड डायरेक्टेड द एसबीआई टू डिलीवर द डेटा इन इट्स पोजीशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इस डेटा को पब्लिक बना दिया गया है। आर देयर स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डोनट्स एंड क्या यहाँ पर क्विट प्रो क्यू है? तो ये हम समझ नहीं पाएंगे अभी क्योंकि हमारे पास यूनिक बॉन्ड नंबर नहीं है कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड किसने खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश कराया। अभी हमें ये पता है कि कौन से बॉन्ड्स किसने खरीदे हैं, पर वो बॉन्ड किसी पर्टिकुलर पार्टी को किसने दिए हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, मान लो A पर्सन ने यहाँ पर 1000 करोड़ के बॉन्ड्स लिए। अब 1000 करोड़ तो कांग्रेस को भी मिले हैं, बीजेपी को भी मिले हैं, अब वो 1000 करोड़ किसने दिए उस पर्टिकुलर पार्टी को ये हमें नहीं पता है। तो बाई ऑल अकाउंट्स फ्रॉम द फिगर्स डिक्लेयर्ड बाय द एसबीआई इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मैच द डोनर्स एंड द रेसिपिएंट इन इट्स एप्लीकेशन टू द एपेक्स कोर्ट। द बैंक हैड रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू जून, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा इन दोनों को मैच करने के लिए। The issue is of great significance as it directly relates to the core elements of elections.
नेमली पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग हो। तो वाइल द कोर्ट मस्ट बी कमेंडेड फॉर अ लैंडमार्क जजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टेट क्लियर ऑफ easy triumphalism. The intervention of the Supreme Court, though belated, indeed averted a catastrophe. Yet अभी तक ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का इशू है ये रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो एक आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये बाई SY कुरैशी लिखा गया है, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो आप इनका नाम डालकर भी ये पॉइंट लिख सकते हो। आगे हम देखेंगे इन्होंने क्या सजेशन दिया है इलेक्टोरल फाइनेंसिंग को लेकर। But first, are we back to square one? Not exactly. The fact is that the judgment has declared the law unconstitutional, and जो भी concomitant amendments थे ये सारे ही unconstitutional हो चुके हैं। तो it is true that before 2018 जो political funding थी opaque ही थी, and electoral ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है उसके बाद और ज़्यादा ओपेक हो गई है। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, व्हाट मैकेनिज्म्स कैन बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। तो बेसिकली ऑथर ने सजेशन दिया है। सबसे पहले ऑथर ने इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की बात की, जिसने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की थी। तो ऑथर का ये कहना है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस उन्होंने कहा था बट सब्जेक्ट टू इंटरनल डेमोक्रेसी, लेकिन अभी तक पार्टीज़ में ही इंटरनल इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे में ये जो रिफॉर्म है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का ये तो नहीं हो सकता है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इज ऑफन मेंशन्ड एज अ सॉल्यूशन, जो कि ऑथर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऑथर ने क्या यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, तो आई हैव सजेस्टेड ₹100 फॉर एवरी वोट अ पार्टी गार्नर। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पार्टी को 65 करोड़ वोट मिलते हैं तो उसको 6500 करोड़ रुपए दे दो। मान लो जो यहाँ पर सेकंड पर पार्टी आई, सेकंड नंबर पर, उसको 35 करोड़ वोट मिले हैं तो उसको 3500 करोड़ रुपए दे दो। तो बट इफ दे गेट दिस मनी फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर बाई चेक ग्रेसफुली, तो बेसिकली यहाँ पर आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर जो फंडिंग दी जा रही है ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस ही हम कहेंगे कि स्टेट जो है वो पैसा दे रही है। आपको 65 करोड़ वोट मिले तो आपको 6500 करोड़ रुपए दे रही है, आपको 35 करोड़ वोट मिले तो आप 3500 करोड़ ले लो। तो ऐसे में ये जो क्विड प्रो क्यू है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम है, जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, ये सब कुछ खत्म होगा। तो दिस प्रपोजल वुड इम्प्लाई अ टोटल बैन ऑन कलेक्शन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स व्हिच इज द रूट ऑफ एलिगेशंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। बिसाइड्स देयर अकाउंट्स मस्ट बी सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, क्योंकि बेसिकली अगर इन हाउस ऑडिटर्स काम करते हैं तो वो सिर्फ वाइट वॉश करते हैं। तो ये ऑथर ने सजेशन दिया है। ये सजेशन जो है ये बहुत सारे कंट्रीज में किया जाता है। तो दिस सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन 86% ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, 71% इन अफ्रीका, 63% इन अमेरिका एंड 58% इन एशिया। तो यहाँ पर इंडिया में कोई रीज़न नहीं है कि ये क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा, ये इंडिया में भी सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल नई पार्टी की फंडिंग कैसे होगी, क्योंकि अगर नई पार्टी आई तो उसे अभी तक तो कोई वोट मिले नहीं है तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस की फंडिंग कैसे होगी, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ये ऑथर का सजेशन है। बियॉन्ड द BSP बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है। नेक्स्ट है CBSE हैज सजेस्टेड, तो हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि ओपन बुक एग्जामिनेशन CBSE ने सजेस्ट किया है सेलेक्ट क्लासेस में। तो यहाँ पर आर्टिकल है, क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो क्रैमिंग है उससे हम ऊपर बढ़ें एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो, तो वहाँ पर आप ये CBSE का जो रिफॉर्म है ये लिख सकते हो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सेलेक्ट क्लासेस में कराने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन ये साइट अ द BJP, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कौन कौन सी पार्टीज़ ने सपोर्ट किया, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है। एंड ये जो सारी पार्टीज़ हैं BJP या BJP के अलाइज है, फ्रेंडली पार्टीज़ है। अनपैकिंग कोविंद पैनल्स रिपोर्ट, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की रिपोर्ट जो यहाँ पर दी गई है उसके बारे में बताया गया है। तो हाई लेवल कमेटी ऑन वन इलेक्शन वन नेशन headed by former President Ramnath Kovind has recommended that elections to the Lok Sabha and State Assembly should be held at the same time and subsequently elections to the local bodies जो है उनको भी सिंक्रोनाइज कर दो। तो इसके लिए 2 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। पहला अमेंडमेंट जो है वो बात करेगा कि जो लोकसभा के इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली के इलेक्शंस है इनको यहाँ पर सिंक करो। एंड इसके लिए इनका ये कहना है कि स्टेट के साथ रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द कोविंद कमेटी दिस बिल कैन बी पास बाई पार्लियामेंट विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स और रेटिफिकेशन बाई स्टेट असेंबलीज। दूसरा इनका ये कहना है कि जो म्युनिसिपल एंड पंचायत के इलेक्शंस है इसको भी इसके साथ सिंक करो एंड सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाना चाहिए। इसके लिए स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत होगी क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 82A will establish the process by which the country will move to a system of simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड if you liked the analysis then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.